जिस उम्र में हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में इन बच्चों के हाथों में काम का बोझ है। चंद पैसों के खातिर इनका कल छीना जा रहा है। बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं और इस दिन इन बाल श्रम बच्चों को पर पुनरुत्थान को लेकर काम होता है। राजस्थान में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। हर साल हजारों की संख्या में बच्चों को अन्य राज्यों से बाल श्रम के लिए लाया जाता है। इस खास दिन हम आपको मिलाते हैं सुमन सिंह से, जो लगातार 2005 से बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए काम कर रही है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों को बाल श्रम की काली कोठरी से बाहर निकाल के शिक्षा के उजियारे की तरफ ले जाने का काम इन्होंने किया है। सुमन जी हमारे साथ है। सुमन जी, लगभग 2005 से आप पे काम कर रही है। कहाँ से शुरुआत होती है सुमन की? किस तरह से लगता है कि आपको इस पे काम करना चाहिए? जब हम घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद कोई स्टेशन पे पहुंचते हैं, कोई बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, कोई चौराहे पे पहुंचते, तो पहला एक चेहरा दिखता है बच्चे का। वो या तो खाना मांगता है या भीख मांगता है। तो वहाँ से मेरी एक सोच इस तरह से हुई कि मुझे आगे चल के बच्चों के क्षेत्र में काम करना है। मैं 2005 से बच्चों के क्षेत्र में जुड़ी। उसके बाद कभी काउंसलिंग, पहले मैंने बच्चों का काउंसलिंग का काम किया, लेकिन मुझे लगा काउंसलिंग से ये लगा कि बच्चे अभी बहुत हैं जो छुपे हुए हैं और उन बच्चों को हमको निकालना पड़ेगा। तो मैंने जयपुर में जैसे भट्टा बस्ती है, शास्त्री नगर है, गलता क्षेत्र जो एरिया है और अपना कोतवाली जो क्षेत्र है चांदपोल में, वहाँ पे लोगों से संपर्क करना शुरू किया। तो कुछ मेरे मुखाबिर बने। उन्होंने जैसे सूचना देते थे, बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ थी मेरे लिए। तो बहुत दिल को छू गई वो चीज़ें कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो 10 बाई 10 का कमरा होगा, जहाँ पे 20-20 बच्चे चूड़ी बनाने का काम करते हैं। और वो बच्चे इस तरह से बैठे हैं कि उनको उठने में भी दिक्कत होती है। उनको जब खड़ा करें तो उनके पैर जुड़ गए हैं, वो लगातार हिलते रहते हैं। तो उनका जीवन क्या था? उनका जीवन एक वो कोठरी थी। उनको बाहर का नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था हमारे साथ कोई शोषण हो रहा है, हमको जो लाया गया है वो क्यों लाया गया है। उनको लगा कि बस यही हमारा भाग्य है। और यही तो हमने ऐसे बच्चों को यहाँ से छुड़वाने का काम किया, जो चूड़ी बनाने का काम करते थे, जो आरातारी का काम करते थे, जो पत्थर घिसाई का काम करते थे, जो होटल में ढाबों में काम करते थे। ऐसे बच्चों को मैंने लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से ज़्यादा बच्चों को छुड़वाया और लगभग 1500 या 2000 तक के जो थे अपराधियों को उनको पकड़ा गया। और 15 ऐसे मेरे केस थे जिसमें कि कन्विक्शन आया और आजीवन कारावास की सज़ा उनको सुनाई गई है। मैम, क्योंकि हम जब इसकी बात करते हैं, बाल श्रम की बात करते हैं, तो राजस्थान में खास तौर से आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। काफ़ी भले ही एनसीआरबी की रिपोर्ट में कम हो, लेकिन जो अघोषित रूप से जो आंकड़े वो चौंकाते हैं। किस तरह के सर्वे के आंकड़े आप लोगों को कहते हैं? क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो वैसे तो नहीं है, लेकिन जो आप लोग जो संस्थाओं को सर्वे कराते हैं उसमें कितने आंकड़े हैं? देखिए, जैसे बाल कल्याण समिति होती है, मानव तस्करी विरोधी इकाई होती है, एनसीआरपी की जो रिपोर्ट होती है वो 2025 के आंकड़े वो बोलती है कि 3867 बच्चे हमने छुड़ाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो वो बच्चे हैं जो हमने प्रत्यक्ष में देखे होंगे और छुड़ाए होंगे। अपराध कोई भी होता है वो पर्दे के पीछे होता है, अपराध सामने नहीं होता। तो हो सकता है इसे दुगना या तिगुना हो सकता है कि इस तरह के बच्चे काम कर रहे हैं और वो हमारे सामने नहीं आ रहा। तो हमको समाज में जागरूकता, सरकार के साथ और बहुत सारे ऐसे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे जो एजेंसी बनी है, जो एनजीओ बने हैं, जो विभाग की कार्यस्थ संस्थाएं हैं, उनके साथ हमको और काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो कानून भी बना है उसको और टाइट किया जा सके, शिकंजा कैसा जा सके, ताकि वो बच्चे जो अंधेरे में अभी भी हैं उनको बाहर लाया जा सके। अरे मैम, बच्चे कहाँ से, क्या राजस्थान के हैं या अन्य राज्यों से उनको लाया जाता है? और लाया जाता है तो क्या एक सेट फॉर्मेट है जिसकी वजह से इनको लाया जा रहा है, और किस तरह से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी अपना जो राजस्थान का जो आंकड़े बताते हैं उसमें अभी तक तो यही देखे गए हैं कि बच्चे जो है दूसरे राज्य से लाके, जैसे कि बिहार है, यूपी है, झारखंड है, यहाँ के बच्चे यहाँ पे बाल श्रम ज़्यादा करते हुए मिले हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। हमारे बच्चे भी जैसे उदयपुर क्षेत्र के हैं, ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं, ये सूरत में अभी भी पिछले महीने भी 90 बच्चे सूरत से छुड़ाए गए। तो हमारे बच्चे भी थड़ी पे काम करने के लिए, ठेलों पे काम करने के लिए, फैक्ट्री में, छोटी फैक्ट्री में जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, ऐसी कपड़ों की फैक्ट्री में काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं हमारे बच्चे भी।
मेन ये है कि ऐसे बच्चों को लाने का एक ही कारण है कि इनको मजदूरी कम देनी पड़ती है। 18 साल से छोटे हैं तो वो काम भी डर के भी काम करेंगे और काम जल्दी भी करेंगे। तो परिवार को झांसा दे के लाया जाता है कि हम आपके बच्चों को काम के साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों की वहाँ तक परिवार तक बात भी होती होगी। तो एक तरह से तो ये सारे बच्चे बंधुआ मजदूर ही कहे जाएंगे, क्योंकि कहा ये जाता है जो कानून है बंधुआ मजदूरी का, तो उसमें कानून ये कहता है कि माता पिता से आपको झूठ बोल के बच्चे को लाए जा रहे हो, आप उसको झांसा दे के ला रहे हो, आप उनको रुपए देने का बोल के ला रहे हैं कि हम आपको महीने कितने रुपए देंगे। तो वो जो मालिक है वो लेके आता है, वो कहीं भी इस बात पे नहीं टिकता है, ना तो वो घर पे रुपए भेजता है, ना वो बच्चों को घर से बाहर जिस जगह वो काम करवा रहा है वहाँ से वो बाहर निकलने दे रहा है, ना उनके माता पिता से बात हो पा रही है, ना उनके पास रुपए जा रहे हैं। तो एक वो बच्चा जो हो बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है। अच्छा, बाल श्रम दिवस की हम बात कर रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य है कि किस तरह से बाल श्रम खत्म हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। आप क्योंकि लगातार 20-22 साल से आप बाल श्रम के ऊपर काम कर रही हैं, आपके प्रयासों से 15 से ज़्यादा लोगों को आजीवन कारावास भी हुई है। क्या आपको लगता है कि कहाँ पर क्या सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि ये तो आंकड़े जो है वो हर साल रेस्क्यू आप लोग करा रहे हैं, बच्चे छुड़ा भी रहे हैं, बच्चों को वापस भी भेजा जा रहा है, लेकिन वही आंकड़े लगातार बरकरार हैं। देखिए, मुझे जो लगता है ना, इंटर चाइल्ड प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, वापस से एक मिनट, वापस से ना, इंटर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी कोई बननी चाहिए, जिससे कि जो बच्चा यहाँ से आ रहा है और जो बच्चा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, उसकी हमको जानकारी रहे। इसके साथ ही नीचे स्तर पे यानी कि बोले कि गांव के स्तर पे भी जहाँ पे स्कूल होती हैं वहाँ बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, वहाँ पे अगर वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के सरपंच से, इनसे यहाँ तक भी कोई पॉलिसी इस तरह की बने कि बच्चा जो है वो अगर यहाँ पे स्कूल में नहीं आ रहा है, या बच्चा गांव से 2 महीने से 1 महीने से गायब है, तो वो बच्चा कहाँ चला गया है, तो इस तरह का अगर उनका वहाँ तक उनका मूल्यांकन किया जाए, वहाँ तक देखा जाए, तो मुझे लगता है वहाँ तक बहुत रोक इसमें लग सकती है। दूसरा है इसमें जैसे कि कानून है, कानून में वो बहुत सख्ती से लागू किया जाए। जैसे कि बच्चे को हमको कोई जानकारी मिली, कोई बच्चा काम कर रहा है, तो लेकिन हम पॉलिसी ये बनी हुई है कानूनी रूप से कि कोई एसआई लेवल के नीचे का जो अधिकारी है वो उसमें जो है रेस्क्यू करवाने नहीं जाएगा, और पुलिस थानों की स्थिति होती है कि वहाँ पे कोई एसआई नहीं है। तो और कागजी रूप में हर जगह बोला जाता है कि हर थाने में एक वेलफेयर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है पुलिस का, तो लेकिन वो होता तो सिर्फ कागज़ में है। जब हमको तुरंत उसकी ज़रूरत होती है कि हमको तुरंत कोई कार्रवाई करनी है, तो वो वहाँ पे हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता। हमको कोई शिकायत मिली है, हमको जानकारी मिली है, कोई फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं, किसी मकान में बच्चे काम कर रहे हैं, कोई नौकर के रूप में बच्चे काम करते हैं, तो हम 10 दिन उसके लिए घूमेंगे और फिर कोई तैयार होगा, तब तक कहीं से सूचना मिल जाती है, वो बच्चा हमको वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो कानूनी रूप से, दूसरा सामाजिक रूप से समाज के जो संगठन हैं, जैसे कि व्यापार मंडल हो गया है, और जैसे कि ये रजिस्टर्ड कंपनियां हो गई हैं, तो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो गया कि हम जो मकान में जिन लोगों को रख रहे हैं, किराएदार को रख रहे हैं, तो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सख्ती से लागू की जाएँ, तो वहाँ पे हम बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ को रोका जा सकता है। अच्छा सुमन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप 2005 से लगातार काम कर रही हैं, कई ऐसे इलाके जहाँ पर आपने रेस्क्यू बच्चों को कराया, दुर्गम जगह भी, एक कह सकते हैं कि जो सेंसिटिव जगह भी हो रही है, कभी कुछ ऐसा लगा हो जिसको आपको लगे कि हाँ आज क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कहना चाहेंगे उस समय के लिए? देखिए, दो चीज़ है, हमको हमारा वो बच्चा भी देखना है। पहला तो वो बच्चा है कि जहाँ से हमको छुटाना है उसको वहाँ से रेस्क्यू करवाना है। दूसरा, हमारे लिए भी बहुत बार ऐसा जोखिमपूर्ण हमारा हुआ है, बहुत ऐसी यादगार होती हैं। हमारे पठानों का चौक नाहरगढ़ में है, हम बच्चों को रेस्क्यू करवाने के लिए गए और उसमें कैमरा लगा हुआ था, तो पता चल गया कि ऐसी टीम वहाँ पे आ रही है। तो हमको बच्चे अंदर काम करते हुए, वो सामान रखा हुआ है, फैन चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, लेकिन बच्चे नहीं मिले। तो वो लोग हम पे हावी हो गए कि आप बिना ऐसी सूचना के कैसे आए, और ऊपर से हमारे ऊपर महिलाओं ने जलती हुई राख फेंकी, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता उसमें घायल भी हुए, किसी पे वो राख गिरी। तो इस तरह का कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि जानलेवा हमला भी हुआ
और हमको कई बार जोखिमपूर्ण स्थितियों में वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा लेके चलते हैं। हमारा उद्देश्य पहला है वो बच्चा, कि वो हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं तो वो बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य तो वो बच्चा ही है जिसको हमको उस क्षेत्र से निकालना है, और निकालना ही नहीं है, हमको उसको शिक्षा से जोड़ना है, उसके परिवार तक की जानकारी हमको लेनी है, परिवार तक का बैकग्राउंड हमको पता करना है, और सरकारी स्कीम से उसको कैसे जोड़े जाएँ, सरकारी योजनाएं हैं उनसे कैसे जोड़ा जाए, उनको सरकार अनुदान जो है वो कैसे मिला जाए, वहाँ तक हम उन बच्चे का फॉलोअप करते हैं। तो ये सुमन जी तो बता रहे किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने काम किया है। कई बार ऐसा हुआ है जब बच्चों को उस काली कोठरी से बाहर निकालना पड़ा, उस समय खुद के ऊपर भी जानलेवा हमले हुए, लेकिन क्योंकि इरादे मजबूत थे, लक्ष्य तय था कि इन बच्चों को हाथों में किताबें और खिलौने हों, न कि काम के का जो बोझ है, काम का जो थैला है वो इनके हाथों में हो, और उसी दिशा में लगातार काम कर रही है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।